Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be discussing about anticoagulant drugs and how they are differentiated according to their parenteral use and the site of inhibition by them. Okay, so what are anticoagulant drugs? These are the drugs which are used to reduce coagulability, we all know. Okay, let us see how they are differentiated. So for anticoagulation, we have two different processes. One is the coagulation process that we have, and one is anticoagulation, okay, process that are occur in our body. So coagulation में दो pathway we all know कि intrinsic pathway और extrinsic pathway दोनों होता है, ठीक है. Ultimately क्या होता है कि जो factor 10 है that has been converted into active factor 10A, ठीक है. और जो ये 10A है, ये जो factor होता है 2, उसको 2A में कन्वर्ट कर देगा. 2A को हम थ्रोम्बिन भी बोलते हैं, ठीक है, वी नो. और ये इसको फिर फाइब्रोनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, विच लेटर हैव टू स्टेबलाइज द क्लोट, ठीक है, हमें पता है. तो अगर हमें एंटीकोएगुलेट इफेक्ट डालना है, या तो हमें कोएगुलेशन को इनिबिट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एंटीकोएगुलेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. एंटीकोएगुलेशन प्रोसेस में विच आर यूज आर, जैसे प्रोटीन सी होता है, प्रोटीन एस होता है, दे आर एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन्स. ओके, एक एंटीथ्रोम्बिन 3 होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज़ ए प्रोटीएज, ठीक है. ये क्या क्या है जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2A 10A 11A एंड 12A, इन सबको ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है. तो अगर एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट बनाना है तो कोएगुलेशन को इनिबिट करो, या फिर एंटी कोएगुलेशन जो प्रोसेस है उसको हमने स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है. अब अभी कोएगुलेशन में या तो हम 10A को इनिबिट कर दिया, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं. और एक दूसरा, अगर हमने थ्रोम्बिन को इनिबिट कर दिया, थ्रोम्बिन को कैसे इनिबिट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन से अटैच हो जाए, है ना, या फिर जो एंटी थ्रोम्बिन है उसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है. अगर डायरेक्ट थ्रोम्बिन से बाइंड होके उसको इनएक्टिवेट किया है, सो दीज आर नोन एज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, ओके, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, DIT, ओके. और जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स हैं वो उनका किसकी हेल्प चाहिए, एंटी थ्रोम्बिन 3 की, ठीक है. सो दीज आर इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, ओके. और जो ये हैं ये अपने 10A इनिबिटर्स हो गए, ठीक है. I will be discussing about them in this video. Okay, so according to the route of administration, they have been classified now. जो indirect thrombin inhibitors है, जिसको anti thrombin 3 की जरूरत थी, सो दीज आर क्लासिफाइड. एक तो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट हो गया, एक ओरल हो गया. तो पेरेंट्रल में क्या क्या है, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स इन विच वी हैव हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, एक फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन है, ठीक है, और एक फोंडापेरिनोक्स है, दैट इज अ सिंथेटिक हेपेरिन, ठीक है. और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स लाइक बिवेलिरुडीन और अर्गेटोरोबेन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. बाकी जो ओरल है, जैसे विटामिन के एंटागोनिस्ट, डायरेक्ट फैक्टर 10A inhibitors we are discuss, or oral direct thrombin inhibitors, okay, we will be discussing about them in further videos, okay. सो लेट अस डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर का मतलब पता चल गया कि एंटी थ्रोम्बिन 3 की हेल्प चाहिए, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले क्या है, हिपेरिन ही है सारा. सो हिपेरिन मतलब, अगर हम हिपेरिन नाम ले रहे हैं तो अनफ्रैक्शनेटेड मतलब नेचुरल हिपेरिन है, ठीक है. तो एक एमलिन नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट था, ही डिस्कवर्ड कि लीवर कंटेन्स अ पावरफुल एंटीकोएगुलेंट, ठीक है. और एक होगल नाम का था जिसने उसको नेम दिया हिपेरिन, ठीक है. तो हिपेरिन 3 टाइप का होगा, एक अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन नेचुरल, एक लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन जो सेमी सिंथेटिक होता है, एक फोंडापेरिनोक्स सिंथेटिक. इन सब के बीच में हम डिफरेंस अभी देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन मतलब नेचुरल हेपेरिन की. तो सल्फेटेड म्यूकोपोलीसैकेराइड होता है, ठीक है. इसमें ये इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ 2 सल्फेटेड म्यूकोपोलीसैकेराइड. तो वो कौन कौन से हैं, 2, डी ग्लूकोसामाइन L ड्यूरोनिक एसिड और डी ग्लूकोसामाइन डी ग्लूक्रोनिक एसिड. जिनकी चेन लेंथ है और जो इनका प्रोपोर्शन है दोनों सैकेराइड यूनिट का, वो वेराई करता है, ठीक है. और कुछ ग्लूकोसामाइन जो रेसिड्यूज़ हैं वो N-एसिटाइलेटेड भी होते हैं, ठीक है. और जो हिपेरिन है, अगर हिपेरिन का हम देखें तो हिपेरिन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, और इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन अ बॉडी, ओके. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द मास्ट सेल, ठीक है. और दे आर बाउंडेड टू इट. जो हिपेरिन है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू जिसमें भी मास्ट सेल है, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्स है लंग, लीवर, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ओके. इसके मोड ऑफ एक्शंस की बात करेंगे, उसके थ्रू ही हम इसका एक्शंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसका पहला एक्शन तो हमने देख लिया कि इसका एक्शन क्या है, एंटीकोएगुलेंट. वो कैसे है वो भी देखते हैं. तो अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो
जो हिपेरिन है, हिपेरिन में एक क्या क्या होता है, एक एक्टिव पेंटासेक्राइड यूनिट होती है, इसमें 5 दिख रही है ना, ये एक्टिव पेंटासेक्राइड यूनिट होती है, उसके साथ अटैच्ड होती है एक लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेक्राइड, ठीक है। तो जो एक्टिव पेंटासेक्राइड है, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इट कैन बाइंड टू एंटीथ्रोम्बिन 3। मैंने बताया कि इनको चाहिए क्योंकि दीज आर इनडायरेक्ट, ओके। तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो इनको एंटीथ्रोम्बिन 3 चाहिए। तो जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है दैट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव पेंटासेक्राइड, ठीक है, उसके साथ इसने बाइंड किया। तो एंटीथ्रोम्बिन 3 का एक्शन किस किस पे था, 10A मेनली, 10A को इनिबिट किया इसने, और फिर 9A, 12A और 13A, ये जितने भी प्रोटीन फैक्टर्स थे इन सबको इनिबिट किया, ठीक है। लेकिन जो 7A है, जो हमारा एक्सटेंसिव पाथवे में होता है, उसको ये इनिबिट नहीं कर पाता, ओके, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता उसका। तो मेन लॉजिक क्या है कि जो पेंटासेक्राइड है, एक्टिव पेंटासेक्राइड, दैट कैन ओनली बाइंड टू एंटीथ्रोम्बिन 3, उसकी वजह से फैक्टर 10A का ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें थ्रोम्बिन को भी इनिबिट करना है, ठीक है, ये तो एंटीथ्रोम्बिन के थ्रू हुआ। जो फैक्टर 2A है, मतलब जिसका मतलब क्या है कि ये क्या है, थ्रोम्बिन है, ठीक है, थ्रोम्बिन को इनिबिट करना है। सो थ्रोम्बिन को इनिबिट करने के लिए जो 2A है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय दिस एंटीथ्रोम्बिन 3। तो वी नीड दिस हेट्रोपोलीसेक्राइड, लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेक्राइड फॉर बाइंडिंग द 2A विद इट, ओके। और जो ये हिपेरिन, नेचुरल हिपेरिन है, इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी लार्ज, तो दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ स्कैफोल्डिंग कि दो ये जो 2A है एंड दिस एंटीथ्रोम्बिन 3 है, दे कम वेरी क्लोज, ओके। सो इन दिस वे इट इज़ एक्टिंग, तो दिस हेल्प्स इन द एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। दूसरा क्या इसका एक्शन होता है, एंटी प्लेटलेट, अगर हायर डोज में इट इज़ इनहिबिटिंग द प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रोलोंग द ब्लीडिंग टाइम। और तीसरा क्या है, लाइपेमिया क्लियरिंग। तो जब इंजेक्शन ऑफ हिपेरिन है clears the turbid postprandial lipemic plasma by releasing a lipoprotein lipase। उसने क्या किया, उसने हाइड्रोलाइज कर दिया VLDL जो लाइपोप्रोटीन होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ओके, उसने फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, वो टिश्यू में पास हुए, उसने उससे प्लाज्मा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी लेट अस डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो एक तो ये मोलिक्यूल बहुत लार्ज आयोनाइज्ड है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई विल डिस्कस, और बड़ा है, तो इसको दिस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ओरली, तो इसको इसलिए पेरेंटली देना पड़ता है, ठीक है। एंड इट मस्ट बी गिवन पेरेंटली, IV इंजेक्शन दे दिया या फिर सबक्यूटेनियसली। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें एक तो पेंटा सेक्राइड चेन होती है, ठीक है, एक लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेक्राइड होता है, ठीक है, लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेक्राइड होगा। तो जो हेट्रोपोलीसेक्राइड है ज़्यादा बड़ा है ना, उसकी वजह से इट कैन नॉट डिफ्यूज़, तो ये सबक्यूटेनियसली नहीं दे सकते, उससे हिमेटोमा बनने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। सो इट मस्ट बी गिवन, अगर इंटेंसली एट द इंस्टेंट वी नीड द रिजल्ट, तो हमें IV से देना पड़ेगा। सबक्यूटेनियसली इसका जो इफेक्ट है वो 1 से 2 घंटे के बाद आता है, ठीक है। हिपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता, तो प्रेगनेंसी में इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस एज एन एंटीकोएगुलेंट, ओके। और इट इज़ मेटाबोलाइज बाय लीवर, ठीक है, एंड बाय हिपेरिनेज, और जो फ्रेगमेंट बने वो लीवर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गई, ठीक है। जो अनफ्रैक्शनड हिपेरिन है दैट इज सेफर देन लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन और फोंडापेरिनोक्स इन किडनी फेलियर पेशेंट्स, ओके, बिकॉज इट इज़ मेटाबोलाइज बाय विच, लीवर, ठीक है, ना कि किडनी, ओके। उसके बाद है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। मोस्ट कॉमन जो भी एंटीकोएगुलेंट हम पढ़ेंगे पेरेंटल यूज़ में, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज़ ब्लीडिंग। और जो ये होता है, जो हिपेरिन होता है दैट इज़ इंटरफेयरिंग विद सेकेंडरी हेमोस्टेसिस, ठीक है। तो जो डीप ऑर्गन की ब्लीडिंग है दैट इज़ मोर कॉमन। और जो हेमेटोयूरिया है वो द फर्स्ट साइन, अगर ये जो ब्लीडिंग हो रही है दैट हेमेटोयूरिया जनरली द फर्स्ट साइन फॉर इट। वैसे फॉर विद प्रॉपर मॉनिटरिंग सीरियस ब्लीडिंग अकर ओनली इन 1 to 3% पेशेंट, ओके। HIT क्या होता है, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो ये माइल्ड होता है, ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेन फैक्टर प्लेटलेट फैक्टर 4 दैट इज़ नीडेड फॉर द एग्रीगेशन। तो हिपेरिन कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, ठीक है, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो HIT का इंसिडेंस है दैट इज़ हायर इन दिस अनफ्रैक्शनड हिपेरिन हो गया, ठीक है, देन द लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। और इस अगर ये हुआ है या इसके रिस्क हैं तो हिपेरिन को डिसकंटिन्यू किया जाना चाहिए, एंड वी शुड यूज़
दिस डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर इंस्टेड ऑफ इट, ठीक है। और LHMW कैनॉट बी यूज इन सच पेशेंट, वी हैव डिस्कस। ऑस्टियोपोरोसिस के चांस ज़्यादा हैं विद द लॉन्ग टर्म यूज़, अगर हाई डोज पे यूज़ किया फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ HIT है जैसे बताया, रिस्क भी है, या सीवियर हाइपरटेंशन, अगर सीवियर हाइपरटेंशन है देयर इज अ रिस्क ऑफ सेरेब्रल इश्यूमिया, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, लार्ज मेलिग्नेंसी, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द सेंट्रल नेक्रोज एरिया ऑफ ट्यूमर, ओकुलर और न्यूरो सर्जरीज में, या लंबर पंचर में, या क्रोनिक एल्कोहलिक सिरोसिस, renal failure diseases में. So on these we cannot use heparin. Okay, let us discuss about low molecular weight heparin now. सो लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, तो जैसे हमने किया कि जो सबक्यूटेनियस रूट से अगर हम नेचुरल अनफ्रैक्शनड हेपेरिन दिया तो उसमें क्या क्या था, एक तो पेंटा पॉलीसेकेराइड था, एक लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेकेराइड था। तो जो लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेकेराइड था वही दिक्कत कर रहा था इन द सबक्यूटेनियस रूट। तो अगर हम उसको रिमूव कर दें टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, बहुत छोटा हेट्रोपोलीसेकेराइड चेन अभी रहता है अटैच्ड, ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, ठीक है, दैट इज सेमी सिंथेटिक काइंड ऑफ थिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट। ओके, तो जो ये इसमें अभी क्या सीन है, जो हमें हमारा जो पेंटापोलीसेकेराइड था दैट इज रिक्वायर फॉर बाइंडिंग इट टू द एंटीथ्रोम्बिन 3, तो एंटीथ्रोम्बिन 3 से तो अभी भी बाइंड करेगा, ठीक है। और एंटीथ्रोम्बिन 3 का काम क्या था, एंटीथ्रोम्बिन 3 का काम क्या था कि दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ 10A फैक्टर मेनली, ठीक है, बाकी फैक्टर जैसे 11A हो गया, 12A हो गया, दैट आर फॉर द ओके। तो और जो ये था हाइड्रोपोलीसेकेराइड का, इसका क्या था कि ये थ्रोम्बिन से बाइंड करेगा, मतलब फैक्टर 2A से, ठीक है। तो अभी ये कम है तो ये इससे कम ही बाइंड कर पाएगा, तो मेन एक्शन विल बी बाय ब्रोकन बाय द एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है, ये सीन है इसका। तो जो फैक्टर 10A है उस पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि एंटीथ्रोम्बिन 3 या पेंटापोलीसेकेराइड तो ऐसे का ऐसा है, डिफरेंस किस में है, हेट्रोपोलीसेकेराइड वाले चेन में, ठीक है, तो 10A पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सो तो क्या है, दे एक्ट मेनली बाय इंड्यूसिंग द कन्फर्मेशनल चेंज इन एंटीथ्रोम्बिन 3, नॉट बाय प्रोवाइडिंग अ स्कैफोल्डिंग फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 विद थ्रोम्बिन। क्यों स्कैफोल्डिंग क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज जो मोलिक्यूल अनफ्रैक्शन हेपेरिन था दैट वाज वेरी लार्ज ना, तो इट कुड प्रोवाइड द स्कैफोल्डिंग, लेकिन अभी इसमें नहीं है। तो लो मोलिकुलर वेट है, अभी ये इस पे एक्ट नहीं कर रहा है 10-2A पे, तो इसका इफेक्ट कम होगा ऑन APPT देन अनफ्रैक्शन हाइपेरिन, ठीक है। और ये मेनली एक्सक्रीट बाय किडनी, तो इनको रीनल फेलियर में नहीं दे सकते, दैट वाज नॉट इन अ केस ऑफ अनफ्रैक्शन हेपेरिन। ओके, इफेक्ट इज नॉट कम्प्लीटली रिवर्स बाय प्रोटामीन सल्फेट। जो प्रोटामीन सल्फेट क्या होता है, इट इज़ हेपेरिन एंटागोनिस्ट। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ अभी यूज़ करने का, अगर अनफ्रैक्शन हेपेरिन के कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। तो एक तो बताया कि अगर इसका लॉन्ग चेन हेट्रोपोलीसेकेराइड छोटा हो गया है अभी, तो सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज़ नियरली 70-90%। जो अनफ्रैक्शन थी उसमें 20-30% था। इसका हाफ लाइफ भी बड़ा हो गया, इट कैन एडमिनिस्टर्ड वंस अ डे, ठीक है। और वी डोंट नीड ए रूटीन रिक्वायर मॉनिटरिंग ऑन APTT बिकॉज ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है इसको, ठीक है। PT को भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। क्लोटिंग टाइम्स के लिए मॉनिटरिंग वी डज नॉट नीड रूटीनली, ओके। जो ऑस्टियोपोरोसिस और HIT का जो रिस्क था दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नेचुरल हेपेरिन, ओके। सो फोंडापेरिनॉक्स क्या था कि पहले तो हमने उसको पेंटासेकेराइड, तो ऐसे का ऐसा था, जो हाइड्रोपोलीसेकेराइड चेन थी उसको और छोटा कर दिया था फॉर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, अभी उसको बिल्कुल ही हटा दिया, ठीक है, तो वो सिंथेटिक ही बन गया बिल्कुल, दैट इज नोन एज फोंडापेरिनॉक्स। सो इट इज सिंथेटिक एंड इट इज़ ए पेंटासेकेराइड, ठीक है, पेंटासेकेराइड ही बचा है, जो है हेट्रोपोलीसेकेराइड था वो तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है। इट इंड्यूस ए रिवर्सिबल कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज करता है ये, ठीक है, इन द एंटीथ्रोम्बिन 3। इसकी जो अभी जो सबक्यूटेनियस बायोअवेलेबिलिटी थी वो कम क्यों आ रही थी, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोपोलीसेकेराइड चेन। तो अभी उसको बिल्कुल ही हटा दिया तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है, जो पीक है 2 आवर्स में आती है, लॉन्ग चेन लॉन्ग एक्टिन है, टी हाफ लाइफ नियरली 17 आवर्स है। इट इज़ इंडिकेटेड इन विच DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ACS मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस वी आर वेरी लेस चांसेस इन इट, ठीक है। अभी हेपेरिन एंटागोनिस्ट मैंने बताया था क्या था, प्रोटामीन सल्फेट, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक
लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन था, एंड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्पर्म ऑफ सर्टेन फिश, ओके। तो इसको आईवी दिया, न्यूट्रलाइज किया जो हिपेरिन, इसका कंसंट्रेशन कैसे देना है, 1 mg फॉर mg ऑफ हिपेरिन, तो 1 mg इसका 400 यूनिट ऑफ हिपेरिन, ठीक है। सो जो प्रोटामीन है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन हिपेरिन एक्शन नीड्स टू बी टर्मिनेट, जब जल्दी से जल्दी हिपेरिन का एक्शन अगर टर्मिनेट करवाना है, इन दोज कंडीशन वी नीड प्रोटामीन, ठीक है। नहीं तो वैसे ही ये जो हिपेरिन है इसका एक्शन जल्दी ही खत्म हो जाता है, बिकॉज इट नॉट दैट लास्टिंग, राइट। तो टर्मिनेट रैपिडली, जैसे कार्डियक या वस्कुलर सर्जरीज के टाइम पे। सो फोंडापेरिनोक्स है उसको ये इनहिबिट नहीं कर पाता, ठीक है। और जो लो मोलिकुलर वेट है उसको भी ये रिवर्स नहीं कर पाता, पार्शली रिवर्स करता है, ठीक है। प्रोटामीन है इसको इंजेक्ट करना चाहिए स्लोली, लाइक 5 mg पर मिनट पर IV, ठीक है, इन IV इन्फ्यूजन, ठीक है। अगर रैपिड किया तो फ्लशिंग और ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।